सभी साथियों को नमस्कार एक बार फिर से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो है हमारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN। तो हम निपुण भारत के विषय में भी जानेंगे और साथ में FLN के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो निपुण भारत जो चलाया गया उसकी एक छोटी सी वीडियो जो जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, वो एक बार देख लेते हैं। सर आवाज आ रही है साथ में क्या वीडियो की? नहीं सर ना, वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। वीडियो पे चेक करो सर। फर्स्ट पेज आ रहा है। पीपीटी वाली दिख रही है। पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल भाषा गणित के। सर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा। आसान लगेंगे अब दिख रहा है। हो ABC सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो सर इस वीडियो से हमें बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें कि हमारी जो ये निपुण भारत मिशन जो लॉन्च किया गया उसका एक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने जब अपना सर्वे किया कि कौन सी किन किन योग्यताओं को लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं या वहां पर हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, वहां पर कहीं थोड़ा होते हुए नजर आए। और बहुत सारे जैसे अभी भी बहुत सारे जो टेस्ट चलते हैं लेट वगैरह जो रखे हुए हैं वो मेन इसी कारण से रखे हुए हैं क्योंकि हम किसी ना किसी तरह से ना एजुकेशन लेवल को तो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन भी नई नई करते जा रहे हैं, नई नई योजनाएं भी उसमें लागू करते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसमें जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं बच्चों की, वो छूट जाती हैं। और फिर दूसरा, कुछ पिछड़े वर्ग ऐसे भी हैं जिन पिछड़े वर्ग के बच्चों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे पहले क्या था कि जो अच्छे परिवार के बच्चे थे वो तो प्राइवेट स्कूल्स में LKG UKG वगैरह कर लेते थे, तो उनकी तो पहले ही एक वो बन जाता था, अच्छा बेस बन जाता था और उनको बेसिक चीजें क्लियर हो जाती थी। जब वो फर्स्ट क्लास में आते थे तो वो ऑटोमेटिकली उन बच्चों से ऊपर रहते थे जो बच्चे सीधे फर्स्ट क्लास में आए हों और जिनके माता पिता भी इतने पढ़े लिखे ना हों।
तो उस स्थिति में उन बच्चों के लिए भी एक तरह से ये एक चैलेंज बन जाता था कि अचानक आकर के वो फर्स्ट क्लास में उन बच्चों के साथ compete करें जो बच्चे पहले ही ऑलरेडी बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर करके आए हुए हैं। वो टीचर के लिए भी एक समस्या बन जाती थी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो एक तरह से इस तरह से रेडी हो चुकी थी अभी कि उसमें सीधे लेसन दिए गए हैं, कविताएं दी गई हैं। वो अल्फाबेट नॉलेज जो है वो ये मान लिया गया था कि बच्चा पहले ही सीख के आएगा, जबकि उस वक्त तक हमारे यहाँ बाल वाटिका वगैरह जो कंसेप्ट थे ये सीधे डायरेक्टली एजुकेशन के साथ नहीं जोड़े गए थे। हाँ, आंगनवाड़ी बाल वाटिका वगैरह वैसे चलते थे, लेकिन डायरेक्टली सीधे ये जरूरी नहीं था कि ये इस उसको एजुकेशन को लेकर के ही बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा। अब उस चीज को, उस गैप को दूर करने के लिए और उस पिछड़े वर्ग के बच्चों को साथ में लेके चलने के लिए, और कोई भी बच्चा किसी भी तरह से किसी भी उसमें रीडिंग में या न्यूमरेसी की जो प्रोफिशिएंसी है उसमें ना पिछड़े, उस चीज को लेकर के ये निपुण भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और निपुण जो है वो वैसे तो शब्द हिंदी का लग रहा है, लेकिन निपुण की जो एब्रीविएशन है वो इंग्लिश की है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो NIPUN जो है इसको शॉर्ट फॉर्म लेकर के और ये बना दिया गया निपुण। अब इसका विजन और मैंडेट क्या है, देखिए ये NEP 2020 इसका बेसिक वो रहा जिसके कारण से इसका जन्म हुआ, और उसी के माध्यम से ये देखा गया कि मेन हम चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी पॉलिसी बना लें एजुकेशन को लेकर के, लेकिन अगर हमारे बच्चों को बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो सारी पॉलिसी जो है वो बेकार हैं। तो वही चीज इसमें बताई गई है। और इसके अंदर बाल वाटिका से लेकर के ग्रेड 3 तक के बच्चों को टारगेट किया गया कि यहाँ तक बच्चों को सारी बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी एज में बच्चे का बौद्धिक विकास जो है वो सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा शब्दकोश वृद्धि भी इसी उसमें काल में होती है। तो इस कारण से इस एज ग्रुप को टारगेट किया गया और 2026-27 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाना है। इसके अंदर जो यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया और इसमें बोला भी गया कि भारत देश की अगर सबसे ज्यादा अगर आज हम जरूरत देखें तो ये है कि बच्चों को एक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट सारी चीजों के क्लियर होने चाहिए, चाहे वो न्यूमरेसी हो चाहे वो लिटरेसी हो। अगर वो नहीं होगा तो हम चाहे कितनी अच्छी पॉलिसी बना ले, वो वेस्ट है। देखिए अब ये लॉन्च कब किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जैसे मैंने पहले बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। और मेन टारगेट क्या था, मेन उद्देश्य क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। और कहाँ तक विकसित होनी चाहिए, कहाँ तक ग्रेड रखी है, ग्रेड 3 और एज ग्रुप रखा है 3 to 9, और ये टारगेट पूरा करना है 26-27 तक, मतलब अगले सत्र तक ये पूरा करना है। मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके आधारशिला रही, इसकी पृष्ठभूमि में रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है निपुण भारत मिशन के लेकर के, ये 332 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको मैं पूरा तो अब यहाँ पर अगर हम स्टडी करते तो पेपर ही आ जाता, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना समराइज करके मेन जो चीजें हैं जो हमारे पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैंने इसमें समअप कर ली हैं। अब बात हम कर रहे थे FLN की, तो FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल लर्निंग इज द बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड। कोई भी बच्चा है उसकी जो भविष्य की आधारशिला है वो मुख्य रूप से वो होती है जो फाउंडेशनल जो पृष्ठभूमि है उसकी, कितना उसने सीखा है, क्या उसकी बेसिक चीजें क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट उसकी क्लियर हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकता। हम आज यही समस्याएं देखते हैं कई बार 9th क्लास में, जब बच्चे को RTE तक तो हम 8th क्लास तक तो ले जाते हैं, लेकिन 9th क्लास में उसके ब्रेक लग जाते हैं। और उसके ब्रेक लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्योंकि ना तो उसको सही से पढ़ना आता, ना ही उसको सही से लिखना आता। Not achieving basic foundational skills of being able to read with comprehension, writing and doing basic mathematics operations leaves the child unprepared for the complexities of the curriculum beyond grade 2। अब जब ग्रेड 2 के बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है उसमें सिलेबस में, या जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस चलती हैं अच्छी, और उसमें फिर बच्चा उलझ जाता है क्योंकि बेसिक उसको क्लियर नहीं है। जब उसको टेबल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट कैसे समझेगा, कैसे डिवाइड वाला कंसेप्ट समझेगा। तो इस तरह जो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो वो आगे आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ सकता है। लेकिन
अगर उसकी पहली दूसरी सीढ़ी गायब है तो फिर वो तीसरी सीढ़ी में सीधे छलांग नहीं लगा सकता। तो इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। ये वही है कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इसके महत्व को समझा गया कि किस प्रकार बच्चों को जो आधारभूत जो ये है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का उसको ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए टारगेट भी रखा गया कि 2026-27 तक इसको हमें पूरा करना है। अब देखिए FLN के मूल लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है। लिटरेसी को लेकर के हम चलें, लिटरेसी में तो साक्षरता की स्थिति में अगर हम देखें तो बच्चे को अच्छे से बोलना आना चाहिए, भाषा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, उसको पता होना चाहिए कि किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। फिर उसके बाद डिकोडिंग, प्रिंट अवेयरनेस और अक्षर रिकग्निशन। प्रिंट अवेयरनेस और अक्षर रिकग्निशन मतलब ज्यादातर हम जो बच्चों को दिखाते हैं, फोटो वगैरह दिखा देते हैं, तो उससे वो बच्चा समझ लेता है कि हाँ भाई ये एप्पल है, ये मैंगो है। और जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, जो प्री नर्सरी वगैरह की क्लासेस के बच्चे होते हैं, बाल वाटिका वगैरह की क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनके पास फोटो से ही संबंधित जो अल्फाबेट्स के साथ साथ में फोटो दिखाई जाती हैं, तो वो आराम से उनको देख देख करके उसको उस शब्द का ज्ञान हो जाता है और उस वर्ण का ज्ञान हो जाता है, तो वो उस वर्ण से पहचान लेता है कि सतीश सर, जी जी यहाँ जो डिकोडिंग की बात हो रही है वो उसी से है ना, जो हम लोग मीडिया में पढ़ते हैं, डिकोडिंग कर लेना मतलब संदेश को पढ़ लेना, समझना जी जी जी, समझ हाँ लेना, समझ लेना, पहचान लेना। डिकोडिंग मतलब यहाँ पर हम्म। सर हम जो मीडिया में पढ़ते हैं ना, वो तो हमारा क्या हुआ कि हम संदेश भेज रहे हैं, उसके अर्थ को बच्चे ने समझ लिया तो वो डिकोडिंग हो गया। यहाँ पर डिकोडिंग का अर्थ हुआ अक्षर की पहचान करना, और जो फोटो वो दिखा रहे हैं ना, उस फोटो को देख करके वो अच्छे से समझ जाए कि ये क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल डिकोड सर, यहाँ भी कर रहा है, बस स्तर थोड़ा सा कम है, उसमें पूरे संदेश को डिकोड करता है, और यहाँ पर सिर्फ उसकी उस पिक्चर को देख करके वो आराम से उसको डिकोड कर लेता कि ये चीज है और इस अक्षर से बनती है। जी सर आगे चलें। रीडिंग फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन। अब जब बच्चा पढ़े लेकिन समझ के पढ़े, उसको पढ़ते हुए समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, हम पढ़ते हुए तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता चीजें। जैसे आजकल हमारे सामने स्थितियां आती है, जब हम पेपर में ड्यूटी दे रहे होते हैं ना, सेशन एंड एग्जाम में, तो बच्चा सोशल साइंस का जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर आया, उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चा बोलेगा सर इसका क्वेश्चन का मीनिंग बताना। अब वो मीनिंग किस लैंग्वेज में और बतानी है, क्योंकि देखो हिंदी में भी उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चा दोनों ही में ही नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब वो पढ़ करके भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। तो वो समझ विकसित करनी है कि जब वो पढ़े तो धारा प्रवाह के साथ पढ़े, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ पढ़े, लेकिन समझ के साथ पढ़े, उसको समझ भी आ जाना चाहिए साथ में एक बार पढ़ने से। फिर है राइटिंग में अक्षर कैसे बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, और जो वो अक्षर बनाए जा रहे हैं उन शब्दों का हम कैसे प्रयोग करें। जो हमने शब्द पढ़े हैं, पढ़ तो लिया, लेकिन उसको लिखना कैसे है। जैसे ये सबसे बड़ी समस्या आती है आज के टाइम में, जो कोरोना काल के बाद जो हमारी पीढ़ियां आई है ना, ये थोड़ी सी समस्यात्मक स्थिति यहाँ पर बनी है इस चीज को लेकर के। क्योंकि आज आप देखो 11th-12th के बच्चे भी आपको कंसेप्ट तो सारे समझ में आ जाएंगे उनके, वो बता भी देंगे क्लास में, सारी चीजें बता देंगे, लेकिन जब पेपर में बैठ करके लिखने की बात आएगी तो वो लिखते हुए फिर उनको शब्द नहीं मिलते। तो ये राइटिंग पार्ट जो है वो मजबूत करना है। भाषा जो है उसके अंदर एक मूलभूत कौशल है ये लेखन कौशल, और अगर वो कौशल मजबूत नहीं हुआ तो भाषा आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस राइटिंग कौशल, इसको लेखन कौशल को भी इसके अंदर शामिल किया गया कि लिखना भी बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। वो बोल रहा है फ्लुएंटली, बिल्कुल समझ भी आ रहा है उसको, लेकिन लिखना भी उसको आना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब ग्रेजुएशन करके जाता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाता है और कहीं पर उसको एक बिजली का अतिरिक्त बिल भी आ गया, उसके उसमें संदर्भ में भी अगर कोई एप्लीकेशन उसको विद्युत विभाग में लिखनी पड़ गई, तो उसको वो भी लिखना नहीं आए तो फिर फायदा क्या है उस शिक्षा का। तो इसलिए अपने मन के विचारों को जब वो लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाए, जब उसको समझ में आ जाए कि ये मैं कलम शब्द लिख रहा हूँ, कलम शब्द बोल रहा हूँ, तो कलम को ऐसे लिखेंगे, और जब विद्यालय बोल रहा हूँ तो विद्यालय को ऐसे लिखेंगे, तो वो उसको लिखने का तरीका सब कुछ समझ में आ जाए, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर पाए उसको। कक्षा 3 तक वो आगे है न्यूमरेसी। अब न्यूमरेसी की बात करें तो न्यूमरेसी संख्यात्मक ज्ञान। तो संख्यात्मक ज्ञान में नंबर्स एंड ऑपरेशंस,
नंबर सिस्टम उसको समझ में आना चाहिए। ज्यादातर इसमें बेस 10 सिस्टम का यूज किया जाता है। बेस 10 सिस्टम वही होता है 10, 20, 30, 40, 50 और उसी तरह 0 से लेकर 9 तक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर 10 की पावर, जैसे हमने पढ़ा था, यादव सर ने बड़े अच्छे से पढ़ाया था उसको, तो 10 की पावर 2 हो गया 100, 10 की पावर 3 हो गया 1000, ऐसे 100, 1000, 10,000, जो ये हमारा जो नंबर सिस्टम भारतीय जो वो है गणना पद्धति है, उसी को इस तरह से इसमें एक तरह से बेस माना गया है। तो उसको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। साथ में उनके बीच में जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, तो इन चीजों को उसको ज्ञान होना चाहिए। बेसिक चीजें उसको एक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ग्रुप्स बना बना करके ऐड करना है तो वो चीजें उसको याद होनी चाहिए, पता होने चाहिए, उसको क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर शेप्स एंड स्पाटियल अंडरस्टैंडिंग, तो उसको शेप्स का पता होना चाहिए और उस शेप से संबंधित जो भौतिक जीवन में उसके सामने कोई अगर जगह आ जाती है, मान लो कोई खेत में खड़ा है वो, और उसने स्क्वायर का तो समझ लिया, स्क्वायर क्या होता है कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होंगी, सभी चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तो ये चीजें तो उसने समझ ली। लेकिन जब वो खेत में खड़ा होकर के अगर उसको ये पहचान करके ये ना बता पाए कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, और या फिर खेल के मैदान में खड़ा हुआ है, फुटबॉल के मैदान में खड़ा हुआ है, और अगर वो वहां पर ये ना पहचान पाए कि ये सर्कल है, तो फिर उसको इसका मतलब उसको वो समझ में नहीं आया है कंसेप्ट है। तो वो शेप्स को समझे, शेप्स को जब भौतिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जब उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वही उसकी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, उसकी समझ विकसित होगी। उसके उपरांत आगे है मेजरमेंट, मापतोल। मापतोल की जानकारी उसको होनी चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए कि ये इतना है तो ये इतना है, ये किलोग्राम है तो किलोग्राम और लीटर उसको पता होना चाहिए। कि दूध में अगर मैं मांगता हूँ किसी से तो लीटर में मांगू, अगर चीनी मैं दुकानदार से बोलूँ तो मैं किलो में मांगू। तो इस प्रकार उसको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है, ये सारी चीजें उसको बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। फिर है कोर फोकस एरियाज एंड पेडागोजी। अब इसके अंदर जो पेडागोजी कैसे हम इसमें देखेंगे, तो हम आमतौर पे देखते हैं कि प्री नर्सरी से लेकर के, मतलब बाल वाटिका 1 से लेकर के और क्लास 2 तक हम ज्यादातर जो एजुकेशन है वो प्ले बेस्ड एजुकेशन वो देखते हैं, या प्ले बेस्ड टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें खेल खेल में बच्चों को सिखाना, वही चीजें हम उसमें देखते हैं। और ज्यादातर जो बाल वाटिका की क्लासेस होंगी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे खिलौने भी रखे होंगे। जादुई पिटारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो उसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं। उन खेलों के माध्यम से ही हम बच्चों को सिखाएं। और ये जैसे इसमें पिक्चर में दिख भी रहा है कि अलग अलग शेप्स को जोड़ करके एक कोई ब्लॉक वगैरह बनाना है उसको, और उन शेप्स को वो कैसे यूज कर सकता है, किस शेप का क्या महत्व है, कहाँ पर वो उसको इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएगा, तो उन चीजों को उसके देखते देखते करते करते ही वो आराम से समझ जाएगा कि ये 4 कोनों वाला है तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, ये त्रिभुज है तो इसको हम ऊपर उसके छत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीजों का उसको ज्ञान हो जाएगा। तो ये प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन उसमें हमें यूज करनी है, ये पेडागोजी यूज करनी है। फिर नेक्स्ट है टीचिंग इन ये चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज। बच्चे की मातृभाषा में, उसकी जो होम लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसी में हम अगर उसको पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम दूसरी भाषा में उसको नए कंसेप्ट पढ़ाएंगे या ये ऐसे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल्स के कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है, पहला तो बैरियर उसके लिए लैंग्वेज ही बन जाएगा। पहले तो उस लैंग्वेज को ही समझने के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा, दूसरा फिर उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, तो डबल उसका टाइम वेस्ट होगा, डबल उसका एफर्ट्स भी लगेंगे। लेकिन अगर हम उसकी मदर टंग में उसको समझाएंगे तो जाहिर सी बात है मदर टंग में वो एक बार में ही समझ जाएगा, और ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और वो कंसेप्ट को भूलेगा भी नहीं। तो इसलिए एनईपी में बोला ही गया है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बच्चे की मातृभाषा में ही उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, उसको समझाने के लिए मातृभाषा का ही इस्तेमाल किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले केवीएस के द्वारा भी एक वो गूगल शीट आई थी और उसमें पूछा गया था कि ये लगभग 2-3 दिन पहले की बात है कि आप में से कितने ऐसे शिक्षक हैं आपके विद्यालय में जो कि स्थानीय भाषा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये स्थानीय भाषा में बच्चों को समझा रहे हैं चीजों को। तो किसी किसी विद्यालय में तो होते हैं ऐसे शिक्षक, मान लो स्थानीय जो लोकल टीचर होंगे तो वो स्थानीय भाषा में समझा सकते हैं। लेकिन हमारे केवी में क्या रहता है कि कोई हरियाणा का बैठा है, तमिलनाडु में कोई पंजाब का बैठा है, तो अब वो तमिल की भाषा में कैसे पढ़ाएंगे। तो इस तरह कुछ हैं, कुछ नहीं है। तो
इसीलिए ये एक तरह से बात रखी गई है कि मदर टंग में एफर्ट्स बच्चे को कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसको समझ में आ चुकी है, उसका शब्दकोश बहुत अधिक मात्रा में वो बना चुका है, क्योंकि उसके घर में उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो उससे परिचित है, इसलिए वो उसको आसानी से समझ पाता है। अगला है बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टीचर्स, रिसोर्स पर्सन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब जब हमें इतना कुछ करना है कि प्ले बेस्ड एजुकेशन भी यूज करनी है, साथ में बच्चे की मातृभाषा में उसको कैसे पढ़ाएं वो भी हमें सीखना है, तो किस प्रकार की हम तकनीक का इस्तेमाल करें, कैसी शैक्षणिक तकनीक का इस्तेमाल करें, किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें, कैसे हम प्ले बेस्ड एजुकेशन कैसे अपने उसमें विद्यालय की उसमें कक्ष में कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको, इन सभी चीजों के लिए हमें कुछ न कुछ तो ट्रेनिंग चाहिएगी ही। तो टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, और ये सीबीएसई भी चला रही है, भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल पे हो गया, या निष्ठा के द्वारा हो गया, या फिर जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो एक बड़ा रोल अदा करती है इसमें, टीचर्स को आधुनिक तकनीकों से है। और रिसोर्स पर्सन्स की भी ट्रेनिंग होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर की भी ट्रेनिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे ट्रेनिंग करेंगे, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, तो वो भी ट्रेनिंग करके आते हैं, और वो ताकि आगे वो टीचर्स को अच्छे से वो कर सकें, उनको मार्गदर्शन कर सके उनका। आप देखेंगे तो निष्ठा में जितने भी कोर्सेज थे वो प्रिंसिपल्स के लिए भी थे, क्योंकि अगर उनको ही उन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो हम तो चाहे कि कुछ भी बता दें फिर उनको, तो वही उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी इन उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना है, ताकि वो अपने नीचे काम करने वाले शिक्षकों का सही मार्गदर्शन कर सकें। फिर बात आती है कि हमने उसको पढ़ा भी दिया, उसकी मदर टंग में भी पढ़ा दिया, हमने जितनी भी शैक्षणिक तकनीकियां यूज करनी थी वो भी यूज कर ली। अब उसके बाद बात आती है कि भाई उसने क्या सीखा, तो उसकी असेसमेंट करनी है। अब असेसमेंट में क्या होता है, परीक्षा का नाम लेते ही छोटा बच्चा भी हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सभी के मन में घबराहट आ जाती है। इसलिए इतने कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा लेकर के आते हैं, तो उसकी जरूरत उनको इसलिए महसूस हुई होगी। तो लो स्ट्रेस असेसमेंट होनी चाहिए, ना तो पेरेंट्स को इस बात की चिंता हो कि भाई हमारे बच्चे की परीक्षा है, और पेरेंट्स भी उस चिंता में बच्चे के ऊपर प्रेशराइज उसको करते रहें, उसको पढ़ाते रहें, बार बार पढ़ाते रहें, तो बच्चा अपने आप ही उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा परीक्षा के लिए। तो हमारी असेसमेंट जो है अप टू 3 क्लास ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे को पता भी ना लगे और उसकी असेसमेंट हो जाए। वो आकलन वास्तव में हमने उसके उस चीज का करना है कि हमने उसको जो पढ़ाया वो उसको कितना समझ में आया। उस बच्चे का आकलन हम नहीं कर रहे हैं, उसकी समझ का आकलन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ना तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाएं, ना ही उसके ऊपर कोई स्ट्रेस बनाएं, और खेल खेल में ही उसका आकलन हो जाए, ऐसी हम वो वर्कशीट्स वगैरह दे दें या कुछ ऐसा वो योजना तैयार करें जिससे बच्चे का आकलन भी हो जाए, हम उसकी वो भी कर लें, असेसमेंट भी कर लें, और बच्चे को पता भी ना लगे कि हमारी असेसमेंट हो गई है। जैसे अभी होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड आ रहे हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आ रहे हैं HPC, उसमें अगर हम देखेंगे तो बच्चे की बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें असेसमेंट करनी है उसकी, लेकिन असेसमेंट अगर हम सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो जो हमारा CCE एक प्रोग्राम चला था बहुत पहले, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो वो जिस प्रकार फेल हुआ था वैसे ही उसके भी फेलियर होने के चांसेस, अगर हम लोग ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको बिना पूछे बच्चे से, जैसे अभी मैंने देखा था हमारे यहाँ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जा रहा था फर्स्ट क्लास के लिए, तो मैडम बोलती है कि सर ये मैं भर देती हूँ अपने आप। मैंने कहा मैडम अगर अपने आप ही भरना था तो फिर उसका फायदा क्या है। मान लो पेरेंट्स के पास गया और आपने तो लिख दिया उसके कि फेवरेट फ्रूट उसका बनाना है, और पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा बेटा तो बनाना खाता ही नहीं, ये कैसे डाल दिया आपने। तो मैंने कहा वो बच्चे से ही पूछें या पेरेंट्स से ही पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो असेसमेंट जो है एक तरह से ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े, कोई स्ट्रेस ना हो। मेरी आवाज आ रही है सभी साथियों को? देखिए सर, इसमें जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है सर HPC वाला, इसमें तो वो असेसमेंट वाला है ना, पीयर असेसमेंट, पेरेंट असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट सर, पूरी मतलब 360 डिग्री पूरा घुमा कर रख देना है, पूरा वातावरण का 90 करके हैं
मतलब 1 to 90 इस तरह से होगा ना? 1 to 90 मतलब इसको बांटा गया है ना इस तरह से, मतलब 4 पार्ट में 360 को। हाँ 360 डिग्री, हाँ हाँ पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पीयर्स, ऐसे 4 सेक्शन जी हो जी जाते हैं ना सर। हाँ हाँ जी 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 यस सर, आगे चले सर। हाँ जी। तो अब देखते हैं आगे, निपुण भारत मिशन में ये किसके तहत लॉन्च किया गया। देखिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारशिला के आधार पर उसको लॉन्च किया गया। लेकिन एक चीज और इसके अंदर ऐड कर दी गई, वो था समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम क्या थी कि पहले SSA एक सर्व शिक्षा अभियान चलता था, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक अलग से शिक्षक शिक्षा के नाम से एक अभियान चलता था। तो अब क्या किया, इन 2-3 अभियानों को जोड़ करके एक बना दिया गया और वो रखा गया उसका नाम समग्र शिक्षा स्कीम। तो समग्र शिक्षा स्कीम के तहत इसको निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो 5 टियर मैकेनिज्म है इसका। 5 टियर मैकेनिज्म, 5 स्तरों पर उसका वो इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, मूल्यांकन भी होना है। तो ये 5 स्तर कौन कौन से हैं? नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है। जी सर, एक बार इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, निपुण भारत वाला। किसका सर? निपुण भारत। अच्छा, निपुण भारत का सर नेशनल, ये देखिए एक बार मैं दिखाई देता हूँ। देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशन, ये नेशनल ये इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि 5 स्तर पर ये कार्यक्रम चलेगा। 5 स्तर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। वो 5 स्तर कौन से हैं? सबसे पहले नेशनल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल से आया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से फिर बांट दिया गया ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक से फिर स्कूलों में। तो राष्ट्रीय स्तर सबसे बड़ा हो गया, राष्ट्र को बांटा गया स्टेट्स में तो स्टेट लेवल हो गया, और स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो होंगे वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आगे वो करेंगे, गाइड करेंगे, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है वो स्कूल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इस तरह 5 लेवल पे इसका मैकेनिज्म चलेगा। ये देखिए यहाँ से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेशनल लेवल सबसे टॉप पे है जो, उसके बाद टियर 2 आ गया स्टेट मिशन, और टियर 3 आ गया डिस्ट्रिक्ट मिशन, और टियर 4 आ गया ब्लॉक और क्लस्टर लेवल, और टियर 5 जो आधारशिला है, जमीन से जुड़ी हुई चीज है, वो है स्कूल एंड कम्युनिटी। तो ये एक तरह से एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है वैसे तो, कि जो मतलब हर एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व कर रहा है हर जगह पर, और उनको साथ साथ में गाइडेंस भी मिल रही है, साथ साथ में अगर फंड का ग्रांट है तो वो भी उनको मिल रहा है। मतलब हर चीज की ओर ध्यान दिया गया है, और हर एक स्टेक होल्डर के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब बात आती है टियर 1 की, तो नेशनल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो नेशनल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहले आ गया NSC। NSC में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि योजना बनाएगी कि किस प्रकार हम इसको निपुण भारत को या FLN की स्कीम को कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो 5 ईयर रोड मैप उन्होंने तैयार किया, और 5 ईयर रोड मैप तैयार करके उन्होंने आगे उसको फाइनलाइज करके और भेज दिया किसके पास? PAB के पास। PAB क्या है? प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बोर्ड, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने उसकी योजना को देखा, और उसकी योजना को देख करके उसको अप्रूव किया, और फिर उसके लिए सैंक्शन किया बजट को। तो बजट सैंक्शन हो गया। अब बजट सैंक्शन हो गया तो फिर आगे कार्यान्वयन की बारी। तो फिर NMD NAMD, ये 2 चीजें आ गई। NMD, MD का मतलब होता है मिशन डायरेक्टर्स, और N का मतलब हुआ नेशनल। तो नेशनल लेवल के जो मिशन डायरेक्टर्स हैं, जो आगे मिशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो ज्यादातर जो सचिव रैंक के जो ऑफिसर होते हैं ना, उनको वहां पर नियुक्त किया गया। और फिर उसकी वजह से यहाँ पर इसमें निपुण भारत की जो एक वो थे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक वो थे सचिव थे, जिनका नाम था अनीता करवाल। तो उन्होंने इसकी योजना को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और उसके निर्माण में भी उनका योगदान था। फिर है कांस्टेंट ट्रैकिंग रिलीज ऑफ फंड्स, डिजाइन टेक डैशबोर्ड्स।
अब ये कांस्टेंट ट्रैकिंग, लगातार ट्रैकिंग भी करनी है। योजना बन गई, बजट पास हो गया, उसके बाद वो कहाँ गई पता नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जब उसके ऊपर फॉलोअप नहीं लिया जाता ना, तो वो योजना कहाँ चली गई कुछ नहीं पता लगता, वो थोड़े दिन बाद वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो कांस्टेंट ट्रैकिंग होनी चाहिए उसकी, लगातार ट्रैकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि एक टारगेट दिया गया, 5 साल का रोड मैप दिया गया था, 2026-27 तक उस टारगेट को पूरा करना था, तो उसके हिसाब से लगातार उसकी ट्रैकिंग भी चलती रहनी चाहिए। रिलीज ऑफ फंड्स, अगर फंड की जरूरत है तो फंड भी रिलीज करने पड़ेंगे भाई, इतना बड़ा जब योजना बनाई गई है, इतना बड़ा जब कार्यक्रम चल रहा है, तो उस कार्यक्रम के लिए फंड भी लगेगा। तो जब फंड ऊपर से आ चुका है तो उसको आगे भी रिलीज किया जाना है। और डिजाइन टेक डैशबोर्ड्स, और कुछ डैशबोर्ड्स तैयार किए जाएंगे जो टेक्निकल डैशबोर्ड्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए जाएंगे, एआई के बेस पे होंगे, या फिर पोर्टल्स बनाए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पोर्टल्स देखे हैं अभी, हमारे पास एक पोर्टल तो हम यूज करते ही हैं, यूडाइस प्लस का पोर्टल है, उसी के ऊपर हमारे बच्चों का पूरा डाटा जाता है कि हर साल उसको हम प्रमोट करते हैं बच्चों को। और एक समागम पोर्टल है हमारा जिसके ऊपर हम अटेंडेंस भी लगाते हैं, और समागम पोर्टल के जरिए ही अभी कुछ क्लासेस के हमारे जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो उसी से जनरेट होंगे। एचपीसी भी मुझे पता लगा था कि ये इसी से जनरेट होंगे, अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के जो एचपीसी होंगे वो उसी से जनरेट किए जाएंगे आपकी बात। फिर उसके बाद आया एनपीएमयू और टीएसयू। एनपीएमयू और टीएसयू में एक बार आप लोगों को इनके ना फुल फॉर्म ही दिखा देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म अगर हमारा ध्यान नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। टीएसयू का तो सीधे से दिया हुआ है, टैक्स सपोर्ट यूनिट। टैक्स सपोर्ट यूनिट मतलब हुआ क्या कि जो ये टैक्स सपोर्ट यूनिट हुई, जैसे मान लो कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो गई सर, टेक्निकल हाँ। सपोर्ट यूनिट हो गई ना ट्रैक करने के जी लिए। जी जी हाँ। और जैसे मान लो कोई दिक्कत आ गई हमारे पोर्टल में, हमारे कुछ वो समस्या आ गई और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो हम उनको फोन करके पूछ सकते हैं या उनसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे हमारा ओएसिस पोर्टल वगैरह हम सीबीएसई में यूज करते हैं, कोई दिक्कत आ गई तो हम उनको ईमेल कर देते हैं। या फिर जैसे हम ये समागम पोर्टल है उस पर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम उनको कोई समस्या आ रही है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे उसको, तो हम उसको टेक्निकल यूनिट को मेल कर देते हैं और वो आगे उसको देखता है फिर और वो उसको सोल्व करता है। एग्जीक्यूट EIC प्लान्स, मास कम्युनिकेशन और जनरेट एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो समागम पोर्टल है या अन्य जो पोर्टल बनाए गए, जो डैशबोर्ड्स बनाए गए, उनके ऊपर काम कर रहे हैं ये, तो ये क्या करेंगे, जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर उसके कम्युनिकेशन करेंगे लोगों से। कोई अगर मान लो उनको कोई दिक्कत आ रही है, फिर एनालिटिक रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि क्या वो डैशबोर्ड जो है वो वर्किंग है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अभी ये जो हमारे हुआ था सीबीएसई की तरफ से OSM की मास चेकिंग हुई थी एक दिन, तो वो एक तरह से उसी का एक रूप था, क्योंकि उन्होंने भी यही देखा कि क्या हमारा OSM पोर्टल जो है वो सही ढंग से चल रहा है, क्या इसमें कोई कंडीशन, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करें और ये हैंग हो जाए। तो उस चीज को देखने के लिए और कौन कौन सी जगह पर कोई दिक्कत आ सकती है ताकि हम टाइमली उसको रिमूव कर सकें, तो उस चीज को देखते हुए वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उसका एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो साथ में वो रिपोर्ट तैयार करते हैं जो ट्रैकिंग उनकी हो रही है प्रोजेक्ट की, जो योजना बनाई गई थी उस योजना की जो ट्रैकिंग हो रही है कि कितने बच्चे उसमें रजिस्टर हुए हैं, कौन कौन से बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए हैं या किन बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, तो कौन से बच्चे जो हैं वो तारा ऐप के अंदर इतना वो कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चों की फ्लुएंसी डाउन है तो उनका इतना स्कोर आ रहा है, तो विद्यालय के स्कोर देते हैं वो। तो इस तरह की जो टेक्निकल स्पोर्ट्स यूनिट्स हैं वो यहाँ पर काम करती हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। कुछ भी यहाँ तक अगर किसी साथी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज बताइए। सर ये IEC प्लान क्या है सर? IEC मैम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कुछ ऐसा ही है, मेरे को याद यही आ रहा था, रुक जाइए मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं आप लोगों को नहीं ये लीजिए, मैंने बना रखा है वो भी, मेरे को भी क्योंकि ये समस्याएं आई थी ना देखने में, तो अभी भी याद तो नहीं हुई मुझे, लेकिन ये मैंने फुल फॉर्म बना रखे हैं, देखिए IEC है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। जी सर, ये एक बार पढ़ लीजिए सभी।
NMD है नेशनल मिशन डायरेक्टर, नेशनल मिशन डायरेक्टर NMD, और NAMD जो है वो नेशनल अचीवमेंट एंड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, ये नेशनल अचीवमेंट एंड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। और NPMU था नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और TSU था टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, और IEC था इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और AWP&B एनुअल वर्क प्लान एंड बजट, और SIE है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और DPMU डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होंगे, लेकिन जब हम बार बार इसको देखेंगे तो हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता एब्रिविएशन कोई पूछेगा इसमें, पर हमें समझ के लिए ये एब्रिविएशन होनी चाहिए जरूर, हमें पता। Thank you, sir. वापस लौटे अपने उस पे। कहीं पर भी किसी साथी को कुछ ऐड करना तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा या बता दीजिएगा, बीच में ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हैंड रेज तो किया हुआ मुझे पता नहीं लगेगा। और या फिर यादव सर यहाँ भूमिका निभाएं अपनी। सर अगर कोई बीच में कोई भी हैंड रेज करता है तो प्लीज आप उनको मौका दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये था NPMU, हमने पढ़ा था अभी NPMU नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल लेवल पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो, और TSU टेक सपोर्ट यूनिट, ये दोनों मिल करके उस वक्त अगर कोई भी ऐसे इसमें कोई डैशबोर्ड वगैरह में या पोर्टल पे कोई दिक्कत आती है तो वो उसको सोल्व करेंगे और उसकी एनालाइज करते रहेंगे उस पोर्टल का या डैशबोर्ड का कि क्या वो सही ढंग से वर्किंग है। अब इसमें एकेडमिक सपोर्ट कैसे देगा, नेशनल लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट क्या होगी, ये तो था सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कि किस प्रकार से वो योजना काम करेगी नेशनल लेवल पे। लेकिन अब है कि वो कैसे एकेडमिक सपोर्ट कैसे देंगे, नेशनल लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट कैसे मिलेगी। तो NCERT एक बहुत बड़ा टूल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास, जिसके माध्यम से वो बहुत सारे ऐसे विद्या प्रवेश जैसे मॉड्यूल हैं और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जैसे हैं, या ई कंटेंट चाहे दीक्षा पे लगा लीजिए या निष्ठा के कोर्स लगा लीजिए, वो सारे ऐसे जो टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ साथ में एकेडमिक सपोर्ट जो दी जाती है ना, वो NCERT के द्वारा दी जा सकती है वहां पर। फिर उसके बाद एक आया NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी एक बड़ा रोल अदा करता है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, लीडरशिप डेवलपमेंट की जाती है। तो आज हम जो देख रहे हैं CBSE के द्वारा जो बहुत सारी ऐसी वो चलाई जा रही हैं योजनाएं या बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और वो बार बार ईमेल डालती रहती है हमारी उस पे विद्यालय की उस पे ईमेल के ऊपर कि यहाँ पर ये वर्कशॉप करवाई जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहां पर 2 टीचर्स के नॉमिनेशन कर सकते हैं और ये उसकी फीस होगी। या फिर वो कई बार वो डाल देती है कि योजना के रूप में कि भाई आप लोग अगर अपने यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए वो कर सकते हैं, अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। तो बार बार इस तरह के जो आयोजन हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए या प्रशिक्षण के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो इसी के माध्यम से तैयार होती हैं। फिर उसके बाद बात आती है CBSE में इम्प्लीमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और आइडेंटिफाई प्राइमरी टीचर्स मेंटर्स। तो अब इसने कहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, कौशल आधारित शिक्षा। आप लोग देख ही रहे हैं हमारे पास जो अभी जो प्रश्न आते हैं 50% जो हमारे प्रश्न हैं वो CBQ हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इसी का सबसे बड़ा कारण यही है, जो हमारे जो SST के भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना आप, या कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कभी जो 2 पेज का पेपर होता था आज 8-8, 10-10 पेज का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जोड़ने के कारण से हमें उसको केस स्टडी भी देनी पड़ रही है, उसके अंदर MCQ भी डालने पड़ रहे हैं, उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन भी डालने पड़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें उसी के कारण से हैं। जो हम CBSE जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इंप्लीमेंट कर रही है, उन्हीं का परिणाम है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन पेपर आज तैयार करते हैं। फिर अब
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एफएलएन को सही ढंग से चलाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है, तो टीचर मेंटर भी चाहिए। और इसीलिए सीबीएसई बार बार ईमेल करके पूछती है कि आपके यहाँ अगर कोई टीचर मेंटर के रूप में कार्य करना चाहता है तो टीचर मेंटर की कोई एक ट्रेनिंग अलग से, टीएमटी अलग से करवाई जाती है, टीचर मेंटर ट्रेनिंग अलग से करवाई जाती है। फिर वो टीचर जो ट्रेनिंग करके आएगा फिर वो आगे लोगों को ट्रेन करेगा, और फिर जहां जहां पर भी प्रोग्राम सीबीएसई के द्वारा किए जाएंगे उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी ने एफएलएन से रिगार्डिंग ही कोई टीचर ट्रेनिंग की है, तो वो एफएलएन के जो उसके एरिया में जो प्रोग्राम होंगे प्रशिक्षण के, उनमें उसको मेंटर के रूप में यूज किया जाएगा, या अपने विद्यालय में भी वो मेंटर के रूप में काम कर सकता है। तो इस तरह जो मेंटरशिप है, वो टीचर्स को मेंटर्स तैयार करना, वो इसमें प्रोग्राम में सीबीएसई के तहत किया जाएगा। कुछ ऐड कर रहा था कोई साथी, कुछ बोल रहा था क्या? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। तो नेक्स्ट है, जैसे केवीएस एक तरह से एक एग्जांपल के तौर पे रख दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने जब ये पीपीटी बनाई थी तो उसमें मैंने ये नोटबुक एलएम का यूज किया और 10 स्लाइड उसने तैयार करके मुझे दे दी, लेकिन 10 स्लाइड में काम नहीं चलना था, तो फिर मैंने आगे कुछ स्लाइड्स तैयार की। लेकिन इसमें क्योंकि केवीएस का एक दो लेटर जो अपडेटेड लेटर थे वो भी मैंने उसमें अपलोड किए थे, तो इसलिए इसने केवीएस दे दिया यहाँ पर। लेकिन हम केवीएस की जगह पे विद्यालय ले सकते हैं, तो कोई भी विद्यालय होता है उन विद्यालयों को भी हम उसमें एफएलएन के सही ढंग से जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मेनली तो उसी जगह पर वो करना है। एक तरह से रण क्षेत्र तो वही है हमारा, उसका जहां पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन होनी, जो योजना होनी है, जो इम्प्लीमेंट होनी है, वो तो वही है, विद्यालय ही है जहां पर सारा काम होना है। तो डेवलप मॉडल स्कूल्स फॉर एफएलएन के लिए मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे, जो कि मॉडल स्कूल इन द सेंस, जैसे एनईपी में बोला भी है कि क्लस्टर स्कूल्स तैयार किए जाएंगे, क्लस्टर बनाए जाएंगे और एक हब बनाया जाएगा, क्लस्टर हब बनाया जाएगा, जिसमें एक विद्यालय को जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं उसको एक वो बना दे दिया जाएगा, उसमें क्लस्टर हेड बना दिया जाएगा, और वो उनको सभी को गाइड करेगा, उनकी डेवलपमेंट में सहयोग करेगा, उसके रिसोर्सेज को वो उनके साथ साझा करेगा, आपस में भी वो विद्यालय रिसोर्सेज साझा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो विद्यालयों को एक तरह से मॉडल स्कूल के रूप में तैयार करना है, ताकि वो एफएलएन को अच्छे से लॉन्च कर सकें, एफएलएन को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। अब मॉडल स्कूल कैसे तैयार होंगे? विद्यालय के अंदर जो भी चीजें एफएलएन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो शिक्षण विधियां इंप्लीमेंट करनी है, उन शिक्षण विधियों के हिसाब से उनके पास सामान भी होना चाहिए। मान लीजिए उनके पास खिलौना तो एक भी नहीं है, और हम कहें कि भाई आप तो है ना खेल आधारित शिक्षा के माध्यम से एफएलएन करवाओ इनको, आप इनको ब्लॉक्स दिखाओ, आप इनको बनाना दिखाओ, ऐसे बहुत सारी चीजें हम उनको बता दें, लेकिन उनके पास सामान ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जिससे एफएलएन को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। और साथ में बाल वाटिका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं। बाल वाटिका का कंसेप्ट जो है वो इसी के कारण से आया था। अब ये तो था नेशनल लेवल का सारा सिस्टम। अब आती है बात स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल में भी सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे चलेगा ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पे सबसे पहले आया एसएससी मतलब स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। स्टेट लेवल पे भी एक कमेटी बनेगी जो कि देखेगी कि किस प्रकार से हम, किस तरह से हम योजना करके इस एफएलएन को अच्छी ढंग से अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो देखेगी कि क्या प्रोग्रेस है। जैसे अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी उसकी प्रोग्रेस क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है, प्रोजेक्ट सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी सही आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है, फीडबैक सही है या नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कहीं पर कोई गैप तो नहीं मेंटेन हो रहा है। इन सभी चीजों का ध्यान ये स्टेट स्टीयरिंग कमेटी रखेगी। और डिस्पर्स सेंटर ग्रांट इन एड टू डिस्ट्रिक्ट, और जो सेंटर की तरफ से ग्रांट आया है, जो पैसा सेंटर की तरफ से इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए भेजा गया है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर बात आती है एसएमडी स्टेट मिशन डायरेक्टर। तो स्टेट मिशन डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे, और वो ज्यादातर क्या किया जाता है, स्टेट मिशन डायरेक्टर कोई सचिव लेवल का कोई अधिकारी होता है, उसको नियुक्त कर दिया जाता है, जो शिक्षा विभाग में काम कर रहा होगा उनके, तो उसी को स्टेट लेवल का जो एसएमडी नियुक्त कर दिया जाता है। और वो क्या करेगा कि कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान इनटू स्टेट,
तो एक कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के एक प्लान बनाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे कहाँ पर कौन सी समस्या है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाएगा और पूरे स्टेट को साथ में लेके चलेगा। फिर AWP एंड B, AWP B क्या है, ये जो बजट वगैरह तैयार करना था, जो अप्रूव करना था, उसको प्लान को अप्रूव करना था और साथ में वो करना था, बजट तय करना था उसके लिए। हाँ, एनुअल वर्क प्लान एंड बजट, एनुअल वर्क प्लान एंड बजट, वार्षिक एक योजना तैयार की जाएगी कि किस तरह से हम पूरे स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए बजट भी एलोकेट किया जाएगा सभी को। फिर क्रिएट IT बेस्ड ट्रैकिंग, और IT बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो वो किया जाएगा, जैसे यूडाइस है, यूडाइस प्लस पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में भी इम्प्लीमेंट है और हम लोग भी उसमें एक राज्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह ऐसे IT बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बनाए जाएंगे। फिर है SPMU, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगी कि स्टेट लेवल पे जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च करना है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसके लिए एक यूनिट बनाई जाएगी और वो उसके लिए एक तरह से एक वो योजना तैयार करेगी और प्रत्येक बच्चे के बारे में उसके पास जानकारी होगी और किस प्रकार से वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कैसे क्रॉस लर्निंग वो प्रमोट कर सकती है, किस प्रकार शिक्षण पद्धतियों को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छा काम हो रहा है, कोई उसमें डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छी चीज चल रही है, कोई अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई है, उसको FLN को लेकर के कोई बढ़िया तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तकनीक को लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए या उनको बताया जाए कि भाई देखो उस डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है और इस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप भी ऐसे ही करो। तो इस तरह की एक दूसरे से सीख करके, एक दूसरे से देख करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस चीज को ध्यान देगा कौन, SPMU, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वो पूरी मैनेजमेंट देखेगी इस चीज की। तो ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। अब उसके बाद आता है कि एकेडमिक सपोर्ट कैसे आएगी इनके जरिए, स्टेट लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट क्या होगी। तो जैसे नेशनल लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए कौन सा टूल था, NCERT। अब स्टेट लेवल पे क्या आ गया, SCERT और SIC। SIC क्या था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो SCERT या SIE जो है एक तरह से एक पर्याय के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये दोनों देखेंगे कि जो हमें स्टेट लेवल के अपने अपने बोर्ड हैं, अपनी अपनी किताबें हैं। तो ज्यादातर तो अभी ये बोला गया कि भाई NEP में एक ही बोर्ड की जो NCERT है उन्हीं की बुक्स को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक छूट दी गई है कि स्थानीय तत्वों को शामिल करने के लिए, स्थानीयता को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, शामिल करने के लिए कुछ चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। जो वहाँ के जो स्थानीय तत्वों को ऐड करना है, स्थानीय चीजों को ऐड करना है, स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी देनी है, स्थानीय संस्कृति की जानकारी देनी है, तो उनके संबंध में कुछ वो लेसन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको छूट दी गई है। जैसे हरियाणा में हम देखेंगे तो कई सालों से NCERT की काफी सारी बुक्स जो है NCERT की वैसी ली गई थी, लेकिन कुछ बुक्स क्या थी, हरियाणा की जो बुक थी, जो हरियाणा स्टेट लेवल पे जो बुक पब्लिश होती थी हरियाणा बोर्ड के लिए, वो और NCERT, उसमें कुछ चीजें चेंज मिलती, कुछ बदलाव मिलते थे। तो वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि संवर्ती सूची में आती है शिक्षा, तो स्टेट लेवल पे भी अपने कुछ उनके अधिकार हैं कि जो वो अपने उसकी स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, स्थानीय संस्कृति के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो वो भूल जाएंगे सब चीजें। तो अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो किताबों में उन चीजों को ऐड करेंगे, स्थानीयता को ऐड करेंगे, कुछ लेसन या कुछ कंसेप्ट उनके अंदर ऐसे ऐड कर दिए जाएंगे जिससे बच्चे जो है वो स्थानीय चीजों के बारे में, स्थानीय तत्वों के बारे में, स्थानीयता के बारे में, स्थानीय संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और TLM बनाए जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाए जाएंगे, और साथ में स्टेट अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि पता लगे कि भाई कौन सी चीज ऐसी है जिसको हमें ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए इसमें। और लोकल लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है, कुछ शब्दावली उसमें लोकल लैंग्वेज की आ सकती है। जैसे अभी हम देखते हैं NCERT की जो छठी उसकी तीसरी चौथी या पांचवी की क्लास की जो बुक्स थी ना, इन बुक्स में क्या है कि
बच्चों के नाम भी अगर आप देखोगे ना, एक मान लो एक वो स्टोरी बेस्ड कोई वो चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, कोई कंसेप्ट क्लियर करना है स्टोरी बेस्ड तरीके से, तो उसमें मान लो 5 बच्चों की आपस में बातचीत चल रही है, तो वो 5 बच्चे जो हैं वो कोई हिंदू धर्म का वो होगा, कोई मुस्लिम संप्रदाय का होगा, कोई सिख संप्रदाय का होगा, मतलब एक ही संप्रदाय से बच्चों को नहीं लेंगे, वो अलग अलग संप्रदाय के बच्चों को ले रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रिटी भी उसके अंदर आए, नेशनल इंटीग्रिटी भी आए साथ में जैसे एक मैंने एक दिन देखा था, एक बच्चे की बुक थी 5th क्लास की, उसमें केरला की एक स्टोरी थी, और उसमें वो बता रहा था कि किस प्रकार वहाँ केरला में जो है ना वो नारियल की जो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, कैसे वो नारियल को बहुत बढ़िया तरह से प्रयोग करते हैं, और किस तरह से वो उसकी हर जो नारियल के पेड़ है ना उसकी छाल से लेकर के उसके फल तक का, और उसके फल के भी छाल तक का भी वो अच्छे से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का वो सारा उसमें बताते हैं। ऐसे ही एक चैप्टर में जो आसाम में किस प्रकार बांस का कैसे वो उपयोग करते हैं, वो घरों के निर्माण के लिए भी, चीजों की सजावट के लिए भी, फर्नीचर के लिए भी, किस तरह वो बांस का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध संसाधन है उनके लिए, तो उसका वो बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, और उनसे बनी हुई चीजों को क्या क्या बोलते हैं वो उस पाठ में बताया गया था। तो इस तरह जो वहाँ की लोकल जो स्थानीय जो चीजें हैं उनका ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं, तो वो SCERT जो है वो अपनी जो पुस्तकों का वो निर्माण करेगी, उस पुस्तकों के अंदर वो स्थानीय चीजों को उसके अंदर समावेश कर देगी। अब उसके बाद आता है ATF, एकेडमिक टास्क फोर्स। तो एकेडमिक टास्क फोर्स क्या करेगी, जो योजना तो बन गई है, SCERT ने योजना बना दी, किताबें भी छप गई, TLM भी बन गए, लेकिन उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको वो वहां पर विद्यालयों में कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर निगरानी जो रखनी है वो एकेडमिक टास्क फोर्स करेगी। और मैप आइडेंटिफाइड मेंटर्स टू स्कूल्स, डिवाइस स्कूल बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, एक स्कूल बेस्ड एकेडमिक वो स्ट्रक्चर तैयार करना है कि किस प्रकार स्कूल के अंदर जो हमें FLN से संबंधित जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं FLN के अंतर्गत या निपुण भारत के अंतर्गत, उनको किस ढंग से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए योजना तो बन गई, लेकिन योजना का क्रियान्वयन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन से संसाधन वहां पर जरूरत है, वो भी वहां मुहैया कराए जाएंगे। अगर वो संसाधन हैं तो उनका उपयोग किस ढंग से किया जा रहा है उस चीज के ऊपर भी नजर रखी जाएगी, और अगर संसाधन भी हैं लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा, और क्या उसकी फीडबैक आ रही है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उससे हम लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन चीजों की ओर उसमें ध्यान रखा जाएगा। तो ये ATF का काम है, एकेडमिक टास्क फोर्स। तो ATF जो है ज्यादातर क्या किया जाता है, जो एक जैसे स्टेट लेवल की एक कमेटी बना दी जाती है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और उनसे ही वो पूरी रिपोर्ट लेते रहते हैं, और उन्हीं को आगे जो इंस्ट्रक्शन देने हैं वो उनके माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और बाद में वो स्कूलों तक पहुंचते हैं। अब Tier 3 है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात आ गई, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वैसे तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर होता है, और अब ये क्योंकि एजुकेशन की बात है तो कई बार कई स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी मेन हेड बना दिया जाता है, DEO को, और कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है उसी को मेन हेड बनाया जाता है, और उसके नीचे फिर DEO जो है वो काम करता है। तो DSC क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी, ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे FLN को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करनी है, किस ढंग से हम उसको क्रियान्वित सही ढंग से कर पाएंगे, उन सभी चीजों की योजना ये तैयार करेगी। फिर अप्रूव डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान, फिर एक्शन प्लान बनाए जाएंगे और उसको अप्रूवल दिया जाएगा। फिर बात आती है DMD की, डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर। डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर जो है वो उस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेगा, और ये क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा कि एक तो सभी विद्यालयों में यूनिफॉर्म टाइम पे मिल जाए, टेक्स्ट बुक टाइम पे मिल जाए, TLM वगैरह टाइम पे पहुंच जाए, और फोर्टनाइट बिफोर द सेशन, और ट्रेनिंग को ट्रैक करता जाए कि ट्रेनिंग भी सही ढंग से हो रही कि नहीं है। क्या पता TLM भी पहुंच गए हों, टेक्स्ट बुक भी पहुंच गए हों, लेकिन टीचर को पता ही नहीं है उस TLM का कैसे यूज करना है, उस पाठ में किस पाठ में यूज करना है ये भी नहीं पता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी वो करवाएंगे।
तो डीएमडी का काम क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर का, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इन सभी चीजों का ध्यान रखेगा कि उस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो चीजें जरूरत हैं उन संसाधनों को वो टाइमली वहां पर मुहैया भी कराएगा और उन संसाधनों के सही उपयोग को भी ध्यान रखेगा, उसके ऊपर नजर रखेगा कि सही ढंग से उसका उपयोग भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद बात आती है डीपीएमयू की, डिस्ट्रिक्ट पीएमयू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। पीएमयू क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और ये डीपीएमयू क्या बना फिर, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है ये पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से लॉन्च करने के लिए कुछ एमआईएस डैशबोर्ड बनाएगी। एमआईएस मतलब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करने के लिए ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे हमने पढ़ा था अभी यूडाइस वगैरह हो गया, या ये समागम पोर्टल जैसे जो पोर्टल होते हैं, ये सारे एमआईएस पोर्टल होते हैं। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं और पूरा सिस्टम एक तरह से तैयार कर देते हैं ये। तो ये ऐसे डैशबोर्ड तैयार करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और एंश्योर प्रिंट एंड न्यूमरेसी रिच मटेरियल अवेलेबिलिटी, और ये इस बात का ध्यान रखेगी कि जो एफएलएन से संबंधित जो चीजें हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में भी टीचर्स के पास अवेलेबल हो, न्यूमरेसी रिच मटेरियल हो जिसमें संख्यात्मक ज्ञान का भी अच्छे से पता लग जाए, योजना जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में टीचर्स के सामने आ जाए। जैसे अभी हम देख रहे हैं जो आज की जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उनमें शुरुआत में टीचर्स के लिए पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि इस चैप्टर में टीचर को, जो प्राइमरी खासकर बुक्स हैं, जो प्राइमरी की बुक्स में लिखा जाता है कि इस लेसन में टीचर की ये भूमिका रहेगी, टीचर इस तरह से इस योजना को क्रियान्वित कर सकता है और इन चीजों का जिक्र कर सकता है टीचर, इन चीजों को दिखा सकता है टीचर उसमें टीएलएम के रूप में। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां या बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो उसमें दी जाएंगी। तो ऐसे ही प्रिंटेड फॉर्म में उनके सामने कुछ मटेरियल हो, कुछ उनके पास सुविधा हो, ताकि वो उसको आसानी से वहां पर उपयोग कर सकें। हाँ जी, यहाँ तक कुछ साथी कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिए, क्योंकि अभी तक तो ये मैं 180 की स्पीड पे दौड़ रहा हूँ और आप लोग जो हैं वो सारे बस सुन रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। सर बहुत आनंद आ रहा है सर, सच्ची में। नहीं, आनंद तो आ रहा है मैम, लेकिन जो वन वे सिस्टम होता है ना, उसमें हम कक्षा में भी देखते हैं कि बंदा सो जाता है पीछे बैठा बैठा। लेकिन सर ऐसा ना हो हमको नहीं सर, बहुत बढ़िया 27 तारीख का ध्यान है सर, नींद नहीं आएगी। 27 तारीख का ध्यान ही हमें मजबूर कर रहे हैं ना। विजय सर बोलो, आजकल तो 12 बजे के बाद भी नींद आनी कम हो गई है। तो अभी तो बहुत टाइम है 12 जब भी बजे सर में। नींद खुलती है ना तो लगता है कि कुछ तो छूट गया तब। चलो सर, बहुत बढ़िया। ये वही बात है, जैसे एफएलएन के लिए ये पूरे मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, हर एक लेवल पे वो लगे हुए हैं एफएलएन को इम्प्लीमेंट करने में। उसी तरह आप भी 27 तारीख की जो आपकी योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल से लगे हुए हो, तो बहुत बढ़िया है ये। चलिए सर आगे चलें 27 फिर। तारीख के पेपर से पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक सपोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो हमने पहले पढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने से ही काम तो नहीं चलेगा, उसको कुछ सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा ना। नीचे वाले जो अधिकारी हैं या जो नीचे जो स्कूलों में जिन टीचर्स को काम करना है उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम भी तैयार करना पड़ेगा। अब वो सपोर्ट सिस्टम कैसे तैयार होगा, हमने सपोर्ट सिस्टम के मामले में देखा था नेशनल लेवल पे, जब हमने देखा था तो वहां पर था एनसीईआरटी, फिर जब हमने स्टेट लेवल पे देखा तो वहां पर था एससीईआरटी, और अब जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे तो वहां पर आ गया डीआईईटी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग क्या करता है, ये कोर्सेज भी करवाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के या एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल के जो कोर्स होते हैं, जैसे डीएड होता है या और भी एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डिप्लोमास होते हैं वो भी करवाता है, साथ में ट्रेनिंग भी करवाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है टीचर्स की, तो ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर टीचर्स को नॉमिनेट करके भेजा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं अभी, क्रिएट एंड ट्रेन द डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। सबसे पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप को ट्रेन करेगा,
जो DIET है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप को ट्रेन करेगा कुछ लोगों को, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे हम जब शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक राजा राम मोहन राय का एक सिद्धांत आता है। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि निस्सरण का सिद्धांत अपनाएं, तभी हम भारतीय लोगों को एक साथ शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे लोगों को पढ़ाएं। तो इस तरह एक निस्सरण का सिद्धांत चलता रहेगा और लोग आगे से आगे शिक्षित होते रहेंगे। तो वही सिस्टम हमारी ट्रेनिंग में भी चलता है। सबसे पहले बड़े लेवल पे ट्रेनिंग मैकाले होती ने है। भी तो, जो मैकाले था ना सर, वो भी तो दिया है ना। हाँ सर, जी, ये आप जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना सर, हाँ टॉप को सिखा दीजिए, हाँ जी जी जी, वही वही एजुकेशन वही सर, सन के वही। नीचे आएगी। डाउनवर्ड हाँ, ये फिल्ट्रेशन एक्चुअल थ्योरी। में, हाँ ये वास्तव में राजा राम मोहन राय ने निस्सरण का सिद्धांत दिया था, क्योंकि मैकाले ने जो शिक्षा योजना दी थी ना, उस शिक्षा योजना में मतलब सभी के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उनको सिर्फ अपने क्लर्क चाहिए थे, बस उसके लिए तैयार कर रहे थे वो। लेकिन उसने बोला कि हमें अगर भारतीयों को शिक्षित करना है तो हमें निस्सरण का सिद्धांत देना पड़ेगा। जो शिक्षित लोग हैं वो आगे शिक्षा प्रदान करें दूसरों को, वो भी उनको दूसरों को शिक्षित करने में काम में लग जाएं, तो ज्यादा अच्छे से शिक्षा जो है वो एक फ्लो में बहती रहेगी। और वही चीज फिर मैकाले ने अपने उसमें डाल दी थी। हाँ जी, आगे देखिए। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन एंड ट्रेनिंग, तो डाइट जो है वो यही काम करेगा कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप को तैयार करेगा। वही डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप जो है वो आगे जो है लोगों को ट्रेन करेगा, और इस तरह से ट्रेनिंग आगे से आगे चलती रहेगी। और कंडक्ट एक्शन रिसर्च ऑन लोकल एकेडमिक चैलेंजेस, और साथ में वो ये इस चीज को भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हर एक स्थान विशेष की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी कुछ दुविधाएं होती हैं, अपनी कुछ स्थानीय ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको अगर हम उनको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते वहां पर। तो उन चीजों को भी वहां पर देखा जाएगा कि किस तरह से उस स्थिति को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने योजना को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई, ये काम हो गया DIET का। और उसके बाद फिर आती है, जैसे हमने देखा था स्टेट लेवल पे STF थी, तो वो क्या था, स्टेट टास्क फोर्स है ना। ये DTF है तो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स भी क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, बच्चों की ट्रैकिंग करेगी कि बच्चों के ऊपर ये कुछ लाभ है या नहीं है। तो फिर सजेस्ट कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर मेंटर्स, मेंटर के लिए SPD की योजना बनाएगी, किस प्रकार उनकी कैसे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। CPD वगैरह तैयार करवाएगी उनकी। तो जैसे हम लोगों के लिए अभी ये CPD चली रही है अभी, तो CPD लगातार, क्योंकि पहले क्या होता था, वो करवाए जाते थे ना, सर्विस कोर्स करवाए जाते थे, 21 दिन के, 12 दिन का एक स्पेल, और 22 दिन के 12 दिन का एक स्पेल और 10 दिन का एक स्पेल। तो जब फिर वो 5-6 साल बाद नंबर आता था उसके बाद, तब तक वो पुरानी हो जाती थी तकनीकें, जो हमने 5 साल पहले सीखी थी वो सारी तकनीकें पुरानी हो जाती थी। तो अब क्या किया इन्होंने कि क्योंकि युग परिवर्तित हो रहा है, समाज परिवर्तित हो रहा है, और कोरोना काल के बाद तो इतना जबरदस्त परिवर्तन आया टेक्नोलॉजी के यूज में कि उसके मैच करने के लिए, उससे मैच करने के लिए लगातार कंटिन्यूटी में हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। इसलिए CPD का कंसेप्ट आया इसमें NEP में। तो ये CPD के कंसेप्ट के तहत ये योजना तैयार करेंगे कि किस प्रकार टीचर्स को हम बार बार अपडेट करते रहें, और कैसे हम साथ साथ में ट्रैकिंग भी करते रहें, फीडबैक भी देते रहें कि किस प्रकार वो जो हम योजना इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका फायदा कितना मिल रहा है समाज में, या जो पृष्ठभूमि, जो वास्तव में जो जमीनी फायदा कितना है उसका। तो ये DTF जो है वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इसमें काम करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट से बात आ गई है ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे भी फिर से वही बात आ जाएगी। ब्लॉक एंड क्लस्टर लेवल पे सबसे पहला सबसे बड़ा काम होता है BEO का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होता है वहां पर ब्लॉक लेवल पे। तो वो देखेगा कि आगे हमें स्कूल्स में
जो हमने योजनाएं भेजी हैं, जो एफएलएन के जो हमने लक्ष्य भेजे हैं, जो हमने टीएलएम भेजे हैं, जो हमने और जो छोटी छोटी रणनीतियां बना करके वहां पर भेजी हैं, वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या बस ऊपरी तौर पे या कागजी तौर पे ही वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उन सभी चीजों का ध्यान रखेगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और इसीलिए वो बार बार स्कूलों में जाता है, इंस्पेक्ट करता है, उनके दौरे निश्चित होते हैं, कम से कम 1 या 2 दौरा उनका महीने में जरूर होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वहां पर करेगा, ताकि वो समय समय पर विद्यालयों में जाकर के जो जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है उसको वो जांच सके, और उसको कहीं पर अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें सुधार भी लाया जा सके। तो इंस्पेक्ट स्कूल्स फॉर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन, डिसबर्स फंड्स टू सीआरसी। सीआरसी मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स के लिए वो फंड्स भेजेगा, ताकि वहां पर टाइमली उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जा सके। उनके लिए बहुत सारा फंड यूटिलाइज किया जाता है, रिसोर्स पर्सन को भी दिया जाता है, उनको भी टीएडीए दिया जाएगा, एम्प्लॉइज को भी, और कुछ सामग्री वगैरह भी खरीदनी पड़ती है, तो उन चीजों के लिए भी फंड की जरूरत पड़ती है। तो सीआरसी को फंड जो है वो टाइमली वो डिसबर्स करेगा। और एंश्योर विद्या प्रवेश फॉर ऑल, और विद्या प्रवेश जो एक कार्यक्रम चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। अब है बीआरसी सीआरसी मेंटर्स। बीआरसी मतलब बीआरसी मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, और दूसरा सीआरसी मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, और मेंटर्स तैयार करने हैं उन लेवल पे। तो ये तीनों जो हैं मिल करके काम करेंगे, और फिर पेडागोजिकल कोच होंगे। एक तरह से ये पेडागोजिकल जो टेक्निक्स हैं वो समझाएंगे, टीचर्स को बताएंगे कि किस किस पेडागोजिकल अप्रोच का यूज करके आप अच्छे से एफएलएन को यूज कर सकते हैं। क्योंकि खेल आधारित शिक्षा है, खेल खेल में बच्चों को कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से लक्ष्य हैं हमारे जो क्लियर हो जाने चाहिए, जो प्राप्त हो जाने चाहिए, उन लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हम खेल खिलाने लग जाएं तो खेल ही खिलाते रह जाएं, एक ही कंसेप्ट को लेकर के हम कई हफ्ते बिता दें, तो वो भी नहीं करना है। तो उन चीजों का ध्यान रखना है। और ये चीज कौन बताएगा? बीआरसी सीआरसी और मेंटर्स बताएगा टीचर्स को। तो प्रोवाइड डायरेक्ट और ऑन साइट एकेडमिक सपोर्ट टू टीचर्स, और कंडक्ट इन सर्विस एफएलएन ट्रेनिंग, ड्राइव कम्युनिटी अवेयरनेस। तो कम्युनिटी को भी बताना है, समाज को भी बताना है कि भाई किस तरह से हम एफएलएन लॉन्च कर रहे हैं। और एफएलएन में हमें अब देखो, जैसे बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उनको देख करके बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, बुक्स है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कहानियां ही कहानियां दे रखी हैं, इसमें तो कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं। प्राइवेट की बुक को देखो, प्राइवेट स्कूलों में देखो बुक कैसी हैं, वो कितना काम होता है उसमें है, उसमें बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बच्चों को बहुत प्रैक्टिस होती है, तो बहुत सारी चीजें सुनने को ऐसे मिलती हैं। लेकिन वो हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेनली जो है एफएलएन का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो बच्चा उन चीजों को तो अपने आप ही कर लेगा बाद में, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम उसको प्रैक्टिस करवाते जाएं लेकिन कंसेप्ट फिर भी क्लियर ना हो तो फिर फायदा नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके दैनिक जीवन से उन चीजों को जोड़ना है। और इसलिए वो जो कहानियां, छोटी छोटी कहानियां दी जाती हैं उसमें हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो उसी के कारण से है, ताकि उसके दैनिक जीवन के साथ उसको हम जोड़ पाए। टियर 5 है, अब हमारी बारी आ गई। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे हैं वो हैं हमारे टीचर्स और स्कूल के अंदर जो स्कूल और एसएमसी। स्कूल के अंदर हमारे हो गए हेड टीचर और टीचर्स, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात है, एफएलएन के लक्ष्य हैं, तो इसलिए हेड टीचर और टीचर्स जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनका बड़ा रोल रहता है। और दूसरी ओर एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी बड़ा रोल रहता है। नंबर 1 पे हम देखते हैं हेड टीचर्स और टीचर्स का क्या रोल है। तो इम्प्लीमेंट द 3 month विद्या प्रवेश, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले एफएलएन लक्ष्यास इन द क्लासरूम और ड्राइव पेडागोजिकल इनोवेशन। तो 3 महीने का जो विद्या प्रवेश का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाना अच्छे से बढ़िया से विद्यालय में। और एफएलएन के लक्ष्य जो हैं आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे विद्यालय में जो प्राइमरी का जो ब्लॉक अगर आप देखोगे ना, तो प्राइमरी के ब्लॉक में जगह जगह दीवारों के ऊपर या विद्यालय के अंदर कक्ष में भी एफएलएन के लक्ष्य लगे हुए हैं। जो निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं वो वहां पर लगे हुए हैं।
तो वो क्यों लगे हुए हैं? ताकि टीचर को ध्यान रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। लक्ष्य जब ध्यान में रहता है, जब 27 तारीख हमारे दिमाग में रहती है ना, तो हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी योजना जो हमने बनाई है। तो उसी तरह एफएलएन के जो लक्ष्य हमारी नजर के सामने जब रहेंगे तो हम अपनी जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, और उसी के ढंग से हम जो गतिविधियां हैं वो भी उनका भी आयोजन वैसे ही करेंगे। और उनके आयोजन में फिर भी हम लक्ष्यों को ध्यान रखेंगे कि क्या मैं इस आयोजन से, इस गतिविधि के आयोजन से उस लक्ष्य को पूरा कर पा रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे उस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, क्या उस कंसेप्ट को सही से समझ पा रहे हैं। तो इसलिए एफएलएन के लक्ष्य सभी कक्षाओं में लगाने के लिए बोला गया था। प्राइमरी की जो भी अप टू 3rd क्लास है, सभी कक्षाओं में ये एफएलएन के लक्ष्य जो है वो फ्लैश कार्ड वगैरह बना करके, या जैसे आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है एफएलएन लक्ष्य आज लिखा हुआ है, साथ में उसमें बहुत सारे टॉयज वगैरह रखे हुए हैं, बच्चे ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं, किताबें रखी हुई आराम से, कुछ लर्निंग डिस्प्लेज बने हुए हैं, वहां पर कुछ वो शेप्स वगैरह बनाई गई हैं, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक साइड में जाकर के वो एक लाइब्रेरी का जो एक वो बनाते हैं, शेल्फ बनाई जाती है, वो बुक्स के साथ में चार्ट वगैरह लगे हुए उसके ऊपर देख रहे हैं, कुछ बच्चों को टीचर अलग से कुछ समझा रही है। तो इस तरह की जो ये है अप्रोच, एक तरह से ये एक एफएलएन के लिए एक बहुत बढ़िया इसमें दिखाया गया है, और वैसे ही हमारे विद्यालयों में ऐसा होता भी है। आजकल तो इंटरेक्टिव पैनल लग गए हैं सभी कक्षाओं में, तो और ज्यादा बढ़िया हो गया सिस्टम। अब है एसएमसी की बात आती है, तो एसएमसी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या काम करेगी? ये एक ब्रिज का काम करेगी, जो विद्यालय के स्तर पर जो काम चल रहा है एफएलएन को पूरा करने के लिए, उसके संबंध में लोकल कम्युनिटी को भी जागरूक करेगी, अभिभावकों को भी जागरूक करेगी, और साथ में अभिभावकों की जो अगर कोई समस्या है तो विद्यालय तक पहुंचाएगी। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए एसएमसी का यूज किया जाएगा इसमें। और एसएमसी जो है एक तरह से टूल का काम करेगी, अगर कहीं पर कोई समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए भी एसएमसी का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया पेरेंट्स के और टीचर्स के बीच में एफएलएन के ही किसी चीज को लेकर के, वो कहें कि नहीं हमारे बच्चों को तो सिर्फ इतना ही करवाया जा रहा है और कुछ आगे करवा ही नहीं रहे। प्राइवेट स्कूलों में देखो वहां तो डिवीजन तक करवाई जा रही है, 3 डिजिट 4 डिजिट तक डिवीजन करवाई जा रही है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वहां पर पहले एसएमसी को अपने पक्ष में लेकर के, और एसएमसी के माध्यम से भी उस कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर किया जा सकता है। साथ में अगर कोई सपोर्ट चाहिए एसएमसी की तरफ से तो वहां पर उस सपोर्ट को भी एसएमसी की तरफ से मुहैया करवाया जा सकता है। एसएमसी को केंद्रीय विद्यालय में क्या बोला जाता है? वीएमसी। अच्छा, एसएमसी के अंदर कितने मेंबर होंगे और कौन कौन मेंबर हो सकते हैं एसएमसी में? एसएमसी में सर 8 है ना सर? हैं? कितने हैं सर कोई याद? 50% पेरेंट। हाँ, 50% पेरेंट्स होंगे, और 50% पेरेंट्स में भी आगे कुछ बाइफरकेशन करना होगा। कितने परसेंट जो है फीमेल्स होंगी, 50% फीमेल। हाँ जी जी जी, उसमें फीमेल्स का भी कुछ वो परसेंटेज 50% सर ना? जी सर, शायद मैं हाँ, और कुछ एक वो भी है ना, पिछड़ा वर्ग के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर रहेंगे। आगे 1/3 है सर। 1/3, हाँ 1/3 जो है वो पिछड़ा वर्ग के 1/3 स्टूडेंट्स जी जी, और 1/3 टीचर्स, इस तरह से 1/3 होगा सर। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और उसमें जो प्रतिनिधि जो नहीं सॉरी जो उसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? एसएमसी का अध्यक्ष? चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो होगा। चेयरमैन कौन सर होगा? विलेज हेड। पेरेंट्स में से ही चुना जाएगा। पेरेंट होगा सर, पेरेंट। हाँ, जो एनईपी के तहत जो बताया गया ना, पेरेंट्स में से ही चुना जाएगा उसमें से। जी जी, पेरेंट होगा। जी जी, हमारे यहाँ तो एक अलग कंसेप्ट है ना, जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी होगी उसका जो हेड होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा चेयरमैन होता है ना, लेकिन एनईपी में ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ हेड कौन होगा? हाँ जी मैम, एसएमसी में हेड कौन होगा? एसएमसी में मैम जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हीं में से नॉमिनेशन आते हैं और उन्हीं का चयन किया जाता है। चुनाव होता है उसका एक तरह से, और उसी को चुनाव करके उन्हीं की वोट्स के द्वारा ही उसको चुनाव किया जाता है, और उसको एक मेंबर को ही वहां पर अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है। हाँ, मतलब वो पेरेंट ही होगा।
हाँ पेरेंट ही होगा उसमें एसएमसी में ना। जी सर। और Thank you. सतीश मेंबर कितने होते हैं इसमें? सर मेंबर तो मेरे अभी याद नहीं है, मैंने तो इसलिए छेड़ा था क्योंकि थोड़ा सा एक तरफा चल रहा था ना, तो इसलिए मैंने एसएमसी छेड़ दिया था। मैंने कहा कुछ तो आएगा बाहर। दूसरे साथियों को किसी को इसमें पता 9 to 15 मेंबर्स होते हैं सर, 9 to हाँ 15। 9 शायद सर 16 मेंबर होते हैं इसमें। और उसी के अंदर से एक बार कोई SEC सर्च करके बता दीजिए ना, सर्च हाँ, करके और उसी के कंफर्म अंदर कर से ही दीजिए कुछ भाई। मेंबर्स को लेकर के SEC बनाई जाती है, स्कूल एग्जीक्यूटिव कमेटी, है ना। सर 16 मेंबर होते हैं, 75% पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, 12 पेरेंट्स की तरफ से होते हैं और 4 स्कूल की तरफ से होते हैं। आई थिंक सो दिस इज 12 और 4 का रेशो है। चलिए इसको एक बार देख लेंगे। ये तो मैंने तो इसलिए छेड़ा था, मैंने कहा चलो एक तरफा जा रहा है पूरा पूरा प्रोग्राम, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। द फाउंडेशन क्या है, बेसिक चीज क्या थी, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। अब पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम FLN करवाएंगे लेकिन उसमें पेरेंट्स हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो वो FLN 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर बच्चा आया ही नहीं, हमने कंसेप्ट शुरू किया खेल आधारित शिक्षा के माध्यम से, हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक दिन आया बच्चा, 2 दिन आया नहीं, पेरेंट्स बोले अरे कौन सा BA कर रहा है, ये फर्स्ट क्लास में तो है, कोई बात नहीं जी आ जाएगा, हमारे यहाँ शादी है जी, 5-6 दिन हम जाके आते हैं वहां पर, फिर उसके बाद कहीं और घूमने चले गए, ऐसे अगर मान लो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो FLN 0 हो जाएगा उस बच्चे के लिए। तो अटेंडेंस जो है वो एंश्योर करनी है, बिल्कुल पक्का। तो एंश्योर ऑल चिल्ड्रन एजेस 3 to 8 रेगुलरली अटेंड स्कूल और आंगनवाड़ी। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हमने पहले पढ़ा था किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है FLN के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 3 to 9, मतलब अप टू क्लास 3rd, और 3 to 9 उसमें बोला गया था। लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस के मामले जब वो बोल रहा है तो 3 to 8 बोल रहा है, क्यों? वहां 3 to 9 बोला था। वो जब तक वो पास होगा वो 9 इयर्स का हो चुका होगा ना सर। सतीश सर जैन से जी, कुछ जी। बोलना चाहते हैं? हाँ सर, हाँ जी प्लीज। मैं तो उसी पे सर जो SMC का जो है ना उस पे बोलना चाह रहा हाँ था जी, कि SMC बताइए सर, है बताइए। उसमें सर 3/4 तो वो हो गया सर पेरेंट्स से, जो 25% बचे हैं उसमें 1/3 जो लोकल बॉडी इलेक्टेड मेंबर हैं, जैसे कोई सरपंच है, पंचायत प्रतिनिधि है, वो हाँ 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 जी, जी। टीचर है, और 1/3 फिर एजुकेशनलिस्ट है जो अलग अलग सेक्टर के हैं, वो है। ऐसी कोई संख्या डिफाइन नहीं है कि 12 होंगे 16 होंगे, लेकिन हाँ जितने भी निश्चित आप ऐसा कोई वो नहीं है ना। हाँ ऐसा ठीक है, कोई नहीं है, और वो RT के तहत है सर ये। RTE के तहत। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो अब मुझे ये बताइए, ये जो 3 to 9 और 3 to 8 वाला कंसेप्ट है ये क्लियर करें जल्दी से, क्योंकि 3 to 9 पहले उसने 3 to 9 बोला लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अब ये 3 to 8 बोल रहा है एज ग्रुप, क्यों? सही दोनों है। सर पहले इसे 5 से 8 तक का सब मिनिमम जैसे रखा गया था ना, 5 से 7, अब 6 से 8 कर दिया, उस वजह से तो नहीं है सर इसमें शायद बच्चे का जब वो है ना एडमिशन होगा तो सर वो 8 साल का होगा ना, हाँ। 2nd क्लास में। उसके पास बाद हो जाएगा। second का तो हो ही जाएगा, पास होगा तो। जी 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 बिल्कुल सही है, क्योंकि अटेंडेंस श्योर करनी है। अभी हमें लक्ष्य प्राप्ति श्योर नहीं करनी, लक्ष्य प्राप्ति तो जब वो 3rd क्लास में पहुंचेगा ना तब होगी, लेकिन अभी तो हमें अटेंडेंस श्योर करनी है कि 3 to 8 इयर्स के जो बच्चे हैं ना वो सारे सारे अटेंड करें स्कूल को रेगुलरली। फिर उसके बाद अगला आया इंटरेक्शन, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते रहना है ताकि उनके साथ जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं अगर कुछ बच्चे को लेकर के, तो उनका समाधान किया जा सके। बच्चे का कुछ अगर वो मान लो डाउनवर्ड जा रहा है या फिर कुछ सही से क्लियर नहीं हो रहे हैं कंसेप्ट, तो उनको भी क्लियर किया जा सके। टीचर को भी पता लग जाए कि कोई ऐसी समस्या है और पेरेंट्स को भी पता लग जाए, और अगर मान लो टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो बच्चे को अच्छे से सारे कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात की विद्यालय में जो कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं उसके लिए कुछ प्रैक्टिस घर पे भी अगर हो जाए तो फिर और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स का और टीचर्स का जो तालमेल है वो बना रहना चाहिए, इंटरेक्शन बीच में होनी चाहिए। इसलिए हम जो PTM वगैरह आयोजित करवाते हैं तो वो वही कारण है, ताकि PTM में हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम पहले ही शिकायतों का एक वो पुलिंदा लेके बैठ जाते हैं, और जैसे ही पेरेंट्स आते हैं दे दनादन उसके सिर के ऊपर बरसा देते हैं सारी, और वो पेरेंट्स फिर अगली उसमें PTM में आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसको
बच्चे को तो सुधरना नहीं है और ये बार बार मुझे तो वही सुनने हैं, तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो वो ना सतीश पीटीएम जो सर, है, जी जी देखिए सर, मतलब पीटीएम तो होगा ही, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और हाँ एक जो है पीटीएफ होगा सर, पेरेंट्स टीचर पीटीएफ, फोरम। हाँ पीटीए भी हाँ बोलते ये, हैं उसको। हाँ सर, ये जो फोरम जो बनेगा ना, पेरेंट्स टीचर फोरम, हाँ इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके माने उसका क्या योगदान हो सकता है स्कूल के लिए, हाँ है पीटीए ना। में। और हम्म। और जो पीटीएम होता है उसमें तो हम स्पेशली बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड खाली दिखाते हैं कि आपका बच्चा ये प्रोग्रेस किया, ये किया, हाँ और इस कैसे और तरह से। इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे और अच्छे से इसको और ज्यादा वो और अच्छा सफलतापूर्वक कैसे इसको अचीव कर सकता है वो अपने गोल्स को, है ना। ये चीजें तो हम पीटीए में डिस्कस करते हैं। पीटीए जो होता है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, जो विद्यालय के लिए एक एसेट का काम करता है, जो कि ये देखता है कि विद्यालय की अगर कोई कुछ समस्याएं हैं तो उनको कैसे समाधान किया जा सकता है, और अगर पेरेंट्स की कुछ समस्याएं हैं तो विद्यालय प्रशासन तक कैसे पहुंचाएं और उनको समय रहते उसका समाधान किया जा सके। तो एक तरह से ब्रिज के रूप में काम करता है वो भी पीटीए भी। पीटीए एक अलग वो हो गया, वो तो एक एसोसिएशन हो गई, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, है ना। लेकिन जनरली भी हमें बच्चे के बारे में पेरेंट्स से बात करते रहना है कि भाई आपके बच्चे की ये समस्या लग रही है मुझे। जैसे कि मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था जो डिसेबिलिटी वाला हमारा चैप्टर हुआ था, तो अगर मान लो कोई बच्चा डिसेबल्ड है और पेरेंट्स को भी नहीं पता क्योंकि अर्ली एज है अभी, मान लो वो फोर्थ क्लास उसमें आया, फोर्थ ईयर में ही आया एज में, और वो बाल वाटिका उसमें 2 में आया है बच्चा, और उसकी कुछ डिसेबिलिटी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर, बार 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 हम देख रहे हैं उस चीज को, तो हम उसको पेरेंट्स को अवगत करा सकते हैं कि इसमें ये मुझे नजर आ रहा है और आप लोग एक बार देख लीजिए इसको कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्सपर्ट की कोई राय की जरूरत हो इसमें, और नहीं तो आप इसको ऐसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो पेरेंट्स और टीचर मिल करके बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट जो है वो एक बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि पहली पाठशाला तो बच्चे की घर ही होता है, और घर ही एक सबसे बड़ा, जो हम पढ़ते हैं ना उसमें सोशलाइजेशन एजेंसी पढ़ते हैं, तो घर जो है वो सबसे पहली सोशलाइजेशन एजेंसी है, प्राथमिक वो है पाठशाला उसकी एक तरह से, जिसमें वो बच्चा सब कुछ सीखता है, मैनर्स वहां से सीखता है, प्रारंभिक भाषा वहां से सीखता है, और अगर वहां पर अच्छा माहौल होगा तो बच्चे की शिक्षा जो है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो वहां पर उसको लर्निंग सपोर्ट मिलना चाहिए जरूर, अगर वहां लर्निंग सपोर्ट नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरा, वहां कुछ एक्टिविटीज वगैरह, मदर जैसे ज्यादातर माँ जो है अपने बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाती रहती है, बताती रहती है उसको, वो कंसेप्ट क्लियर करती रहती है। उसी तरह फिर मान लीजिए कुछ डिजिटल सिंक्रोनाइजेशन के तहत भी कुछ करवाया जा सकता है, जैसे मान लो टीचर्स ने कुछ काम भेज दिया, उस टीचर के दिए हुए काम को वो कुछ ऐसी वो हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी एप्स या पोर्टल हैं जो कि इंटरेक्टिव वर्कशीट देती हैं। इंटरेक्टिव वर्कशीट में जैसे एक आया था, मेरे को ध्यान अच्छे से, मैं जब मेरी बेटी थी 6th क्लास में तो मैंने उसको दिया था, एक इंटरेक्टिव लैब के नाम से एक वो आई थी, ऐप आई थी, और उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंट करके देख सकता था बच्चा, उसके पास कुछ सामान है, उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो उसमें एक्सपेरिमेंट को चूज कर करके वहां पर पुट करता, और वो कुछ ना कुछ जो भी वो केमिकल बनना था वो केमिकल बन करके वहां पर फिर उसका आउटपुट नजर आता था। तो एक तरह से एक इन चीजों का जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। तो घर का एनवायरनमेंट जो है वो, जी मैम, हेलो सर ये जो पीएम ई विद्या है ये क्या है सर, ये भी तो एक पोर्टल है ना। हाँ वो भी एक पोर्टल है सर, पीएम ई विद्या, उस पे तो एजुकेशनल चैनल्स हैं एक तरह से, वो उसमें वो टीचिंग लेसन्स होते हैं उसके अंदर। सर ये जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना तो वो है ओ लैब। ओ लैब, हाँ जी जी सर, हाँ ओ लैब, जी बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या हैं फाउंडेशनल लिटरेसी के। लिटरेसी इसमें क्योंकि फाउंडेशन
वो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आता है, तो लिटरेसी में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे को बोलना सही से आना चाहिए, उसकी बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसकी धारा प्रवाह, वो बोलता जाए किसी विषय पर, जब बोलने लगे तो धारा प्रवाह में बोलता जाए। दूसरा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, उसको शब्दों की ध्वनियों के, वर्णों की ध्वनियों के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मान लो बच्चा है, वो शब्द बोल रहा है मुड़, लेकिन वो मुड़ नहीं बोल रहा, मुर बोल रहा है, घोड़ा बोल रहा है तो घोड़ा बोल रहा है। तो ऐसे अगर उसको उस वर्ण की ध्वनि के उच्चारण का ज्ञान नहीं है तो वहां पर दिक्कत आ सकती है, तो वहां पर उसको हमें सुधारना है। डिकोडिंग एंड राइटिंग, बच्चा समझ ले और उसके बाद वो लिख ले। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है, हमारी कक्षाओं में श्रुत लेख या डिक्टेशन टेस्ट दिए जाते हैं। टीचर क्या करेगा, कुछ शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं या कोई पैराग्राफ बोलते हैं और बच्चे जो हैं वो उसको लिख के देखते हैं, तो फिर उसके बाद टीचर जो है उनकी देखता है कि भाई हाँ क्या बच्चे ने सही लिखा है क्या। तो ये डिकोडिंग एंड राइटिंग, मतलब उसके अंदर समझ विकसित हो गई किसी कंसेप्ट की, किसी चीज को उसने समझ लिया और फिर उसको वो लिख भी पाए। वोकैबुलरी, शब्दकोश का निर्माण हो, उसका शब्दकोश अच्छे, जितना जिस लेवल की उसकी कक्षा है उस लेवल के हिसाब से उसका शब्दकोश का निर्माण हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग देखते हैं कि आजकल हम बच्चों की कोरोना काल के बाद है ना, रीडिंग और राइटिंग जो है वो हैबिट बहुत कम हो गई है। उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासकर भाषा शिक्षकों को। जैसे हम लोग हैं, जब हम लोग जाते हैं तो कक्षा में, अगर हम अभी जैसे सेशनल एग्जाम चल रहा है, सेशनल एग्जाम, तो उस वक्त बच्चे पूछते हैं, क्योंकि बाहर से पेपर आए हुए हैं, कुछ अनसीन पैसेज भी आ जाते हैं। अनसीन पैसेज में बच्चा पूछता है कि सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उस लेवल की वोकैब वो डेवलप नहीं कर पाया अपनी, वो शब्दकोश उतना निर्माण नहीं कर पाया कि उस शब्द को पढ़ते ही समझ ले। उसमें हो सकता है उसकी रीडिंग कैपेसिटी कम हो या रीड ना करता हो, ज्यादा रीडिंग अच्छे से नहीं करता है, राइटिंग अच्छे से नहीं करता है। तो अगर वो उन कौशलों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाया है, भाषा कौशलों का सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाया है या उसका इस्तेमाल उसने सही ढंग से नहीं किया है, तो फिर वो उस शब्दकोश का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या वो शब्दकोश नहीं बना पाएगा अपना। हाँ जी, आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए मैंने बोला था कि अभी जो है वो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके अन्य विषयों के अंदर भी कुछ ऐसे अनसीन पैसेज या केस स्टडी कुछ दे दी जाती हैं, जिससे बच्चा उसको पढ़ता है और उसके अंदर से फिर प्रश्नोत्तर वो छांटता है और उससे अपनी समझ, उसमें उसके अंदर उसकी समझ की जांच की जाती है कि उसने कितना समझा है उसको। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ करके समझ लेना। और फिर रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने की धारा प्रवाह ढंग से वो पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे अटक अटक के ना पढ़ना। अभी जैसे तारा पे टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारी उनकी जैसे हिंदी और इंग्लिश की फ्लुएंसी की देखी जाती है, उसमें कितनी उसने फ्लुएंसी से पढ़ा, उसके अलग से ग्रेडिंग मिलती है, साथ में उसने कितनी गलतियां की वो गलतियां भी पता लग जाती हैं, और कितना उसकी स्पीड कितनी थी, पर वर्ड पर मिनट कितने वर्ड की स्पीड है उसकी पढ़ने की, तो उनके ऊपर उसको रेटिंग की जाती है उसकी बच्चे की। तो ये जो है रीडिंग फ्लुएंसी बड़ी जरूरी होती है। नहीं तो अगर हम मान लो अटक अटक के पढ़ेंगे तो वो हमारी शिक्षा एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाता है शिक्षा के ऊपर। फिर आगे है कंसेप्ट अबाउट प्रिंट। तो जो चीजें हमारे सामने, कोई तस्वीर लगी हुई है, कोई प्रिंट करके कोई चीज चिपकाई हुई है या दीवार के ऊपर कुछ चीज चिपकाई हुई है, उसको देख करके हम उसके कंसेप्ट को समझ पाएं या उस चीज को हम जानते हों या उस चीज के बारे में हम आराम से एक्सप्लेन कर पाएं, तो वो है कंसेप्ट अबाउट प्रिंट। इसलिए जो प्राथमिक कक्षाएं होती है ना, उनके दीवारों को आप देखोगे तो उनके ऊपर चित्र ही चित्र या जो पोस्टर ही पोस्टर चिपके रहते हैं, ताकि बच्चा उनको बार बार देखे और उस कंसेप्ट को आराम से समझ पाए। कल्चर ऑफ रीडिंग एंड इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रीडिंग। तो रीडिंग कल्चर उनका डेवलप करना है ताकि वो अच्छे से पढ़ें। जैसे आप हम देखें तो पहले
एक समय था ऐसा जिसमें रीडिंग कल्चर को ज्यादा डेवलप किया जाता, ज्यादा ध्यान रखा जाता था और किताबें भी मोटी मोटी होती थी। अब हमने किताबें तो धीरे धीरे कम कर दी, सिलेबस तो कम कर दिया, साथ में हम ये सोचते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो कंसेप्ट हमारे माइंड में इतना मिसकंसेप्शन बन गया है कि हम बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज करते ही नहीं है किसी चीज के लिए भी, पढ़ने के लिए भी नहीं। रीडिंग बुक्स और जो बुक्स हैं आप अपने आप ही बोल देते हैं अरे तू अपना सिलेबस कर लेना, वही बहुत है, तू इतना कर ले। और जो चीजें होती है ना, जैसे पहले लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाई जाती थी, बच्चे पढ़ते थे, उपन्यास भी पढ़ते थे, कहानियां भी पढ़ते थे, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ करके उनका अपने आप ही वोकैब बन जाती थी, उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती थी। अब हम स्वामी विवेकानंद जी को देखें तो वो एक दिन रात में पूरी किताब समाप्त करके और अगले दिन लाइब्रेरियन को दे देते थे। और आज हमारे बच्चे कोई किताब इशू ही नहीं करवाता, लाइब्रेरी से इशू ही नहीं होती थी किताबें। तो वो 10,000 15,000 जो बुक्स पढ़ी हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनका फायदा क्या फिर? उनका फायदा तो तभी है ना जब बच्चे की रीडिंग हैबिट बनेगी और वो रीडिंग करे, किताबें पढ़े, साहित्य से जुड़े, कुछ शब्दकोश निर्माण करे और उस साहित्य के अंदर जो वो बातें जो हैं टोंटिंग वे में कैसे बात की गई है, सरकाज़म क्या होता है, उन चीजों को अपने आप बच्चा समझ जाता है। फिर अब ये है फाउंडेशन लिटरेसी एक्टिविटी की जो एक्टिविटीज हैं, कैसे एक्टिविटीज प्लान करनी है। याद है सर? हेलो, यादव सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर। आ रही है। आ रही है सर। हाँ जी जी। यादव सर क्या आज यहीं तक रखें क्या, क्योंकि 9:36 हो चुके हैं। आज यही तक रखते हैं सतीश सर, क्योंकि अभी जी है सर। लगभग मैं एक बार देख लेता हूँ 15-20 स्लाइड तो होंगी कम से कम अभी। सर पहले वाला स्लाइड दिखा देना, वो एक बार अगला 20 स्लाइड है सर, ये लीजिए। आगे वाला, हाँ एक बार उसको रखना सर। जी जी 20-25 स्लाइड हैं अभी, तो हम इसको कल ही करें तो ठीक रहेगा ना। बिल्कुल सर। अभी एग्जामिनेशन सीटी नहीं दिया ना? हाँ सर, एग्जामिनेशन सीटी अभी नहीं दिया ना? ना अभी नहीं आया सर। सुरेश सर कर दूं क्लोज? सर हो गया सर, धन्यवाद सर। हाँ जी हाँ जी सर अच्छा पीपीटी सर बनाया बहुत आपने, शानदार सर। टेक्नोलॉजी का यूज करके हाँ सर। लेकिन मुझे आ गया। पीपीटी भी हाँ, सुंदर है लेकिन सर, सर उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा सुंदर बन है। नहीं, वो तो है ही टेक्नोलॉजी मैडम। जो है ना वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होती यार जब तक अपना दिमाग ना लगाए ना। ये देखो नहीं, वो मैंने एकदम 10-12 precise स्लाइड, और वो थोड़ा कम देता है, और ये जो आप 12 एक्सप्लेन स्लाइड करते तैयार हैं हुई थी वो कसम। वही है। 12 स्लाइड तैयार हुई थी, उससे फिर मैंने बाकी फिर अपने आप देखा कि इसमें बहुत चीजें है ना क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो फिर मैंने कुछ अपने आप तैयार की फिर स्लाइड्स। नहीं सर, निपुण भारत का डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबा है। हाँ सर 332 पेज है। जब मैंने देखा ना उसको मैं सोचा, मैंने कहा ये तो फिर पेपर ही आ जाएगा फिर इतने में तो। सही बात है, जीएफआर के बराबर।